साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सेक्शन 82 और 83 सीआरपीसी मुल्ज़िम के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको कोई वारंट तामील नहीं हुआ है या सम्मन तामील नहीं हुआ है, पर कोर्ट को ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप प्रोसेस से भाग रहे हैं, तो आपकी अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए कोर्ट के पास एक रिकोर्स होता है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 82 और सेक्शन 83 सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया, जिसके तहत कोर्ट के पास एम्पल पावर है इवन टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द कंसर्न अक्यूज्ड। तो ये रेमेडीज़ क्या हैं, ये कैसे उपयोग में जो है ली जाती हैं, और अगर गलत रूप से ये सिक्योर की जा रही है तो वहाँ पर डिफेंस के अधिकार क्या है, इसको भी हमें समझना होगा, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। पर देखो, छोटी सी बात समझो फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों की क्वेरी मेरे पास में आती है कि साहब कोर्ट में कुछ नहीं होता है, वहाँ जाके हमारा टाइम ख़राब होता है। देखो, छोटी सी बात है कि वी आर ह्यूमन एजेंसी। आपका वकील कैसे आर्ग्यू करता है ये इंपॉर्टेंट है, कोर्ट उस समय कैसे समझ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और उस समय आपके जो पैरामीटर्स हैं भाग्य के, वो किस रूप में काम कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये होता है कि अच्छे आर्गूमेंट नहीं हो पाए, हम अपना अच्छा एफर्ट नहीं दे पाए, बट जज अच्छा है तो वहाँ आपको जो है नुकसान हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके वकील ने अच्छे एफर्ट करे, जज समझ नहीं पा रहा है, तब भी आपका जो है नुकसान होता है। और कई बार दोनों ही अच्छे हैं पर आपके भाग्य में रेमेडी नहीं है, तब भी समस्या आ जाती है। कुल मिला के आप समझ लो कि कोई दूसरी चीज़ तो हम कर नहीं पाएंगे, जो है वो यही है। तो इसी के अनुसरण में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा। कई बार ट्रायल कोर्ट से रेमेडी नहीं मिलती है तो अपील कोर्ट में जाओ, अपील कोर्ट से नहीं मिले तो हाई कोर्ट में जाओ, फिर नहीं मिले तो एसएल में सुप्रीम कोर्ट जाओ। पर रेमेडीज अगर नहीं लोगे तो वैसे में रहे हो, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचता है। तो कुल मिला के एक एक्सपीरियंस पैर भी आप करो, अपने पे विश्वास रखो, अच्छे आप आर्ग्यूमेंट करो तो रिजल्ट्स भी जो है मिलते हैं। और कई बार अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो होपलेस नहीं होना है, हमें फिर आगे बढ़ना है और वापस से जो है प्रयास करना है, तो निश्चित तौर पे हमें जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये आपको मैं ब्रदरली एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग एक कोर्ट में हारने के बाद आप लोग जो है डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, आप लोग सोचते हो कोई रखा नहीं है, कोई रिलीफ तो मिलेगा नहीं, मतलब नहीं है जी। पर जो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लड़के आते हैं, उन्हें भी तो रेमेडी मिलती है ना, तो घबराने का क्या। कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और विश्वास रखो अपने ईश्वर पे, वाहिगुरु पे, सब जो है अच्छा होगा। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का और आपके राइट से जो है जुड़ा हुआ है। अगर आपने ये बात समझ ली कि धारा 82 और धारा 83 सीआरपीसी का कंसेप्ट क्या है, तो अगर समस्या इस तरह की आपको आती है तो आप डेफिनेटली उसे जो है ईजिली फेस कर पाओगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, और यहाँ पर एक पिटिशन जो है पेश हुई थी सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत, और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, जिसके तहत अगर कोई अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता है। साथियों, जो एप्लीकेशन नंबर है वो है 1974/2023, और जो कंसर्न पिटिशनर है वो है पुरुषोत्तम चौधरी, और जो अपोजिट पार्टी है वो है सीबीआई। साथियों, इस मामले में क्या फैक्ट थे कि जो कंसर्न एप्लीकांट है उसने कोर्ट से प्रेयर करा कि जो इम्पियन ऑर्डर है 24/1/23 का, जिसके तहत नॉन अवेलेबल वारंट जो है जारी किए गए हैं, ये गलत है, इसे क्वेश किया जाए। और इसने कोर्ट से ये भी प्रार्थना करी है कि जो प्रोसेस है सेक्शन 82 सीआरपीसी का, जिसको भी कंसर्न सीबीआई जज ने ऑडिट किया है, इसको भी क्वेश किया जाए। तो इस केस में सबसे बड़ी बात यह थी कि ये जो मामला है ये है एंटी करप्शन के तहत, जिसमें सेक्शन 13(1)D, 13(2) PC एक्ट और सेक्शन 120B, सेक्शन 409, सेक्शन 420 और 511 IPC भी लगे हुए हैं। एप्लीकेंट ने कोर्ट का अटेंशन इस बात पर ड्रॉ किया कि जो ऑर्डर है जिसके तहत बेलेबल वारंट जो है जारी किए गए थे अगेंस्ट द एप्लीकेंट, प्रिज्यूमिंग दैट कि समन सर्व होने के बाद भी जो है वो अपीयर नहीं हुआ। यहाँ पर उसका कहना यह था एप्लीकेंट का कि समन जो है जो सर्व नहीं हुए हैं एज पर सेक्शन 64 ऑफ CRPC, विच प्रोवाइड्स दैट, क्या उसमें व्यवस्था है कि इफ़ द पर्सन हुज प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड इन द कोर्ट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द हाउस, सच समन शुड बी सर्व्ड अपॉन द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ये एक व्यवस्था कानून में है कि समन जो है उस व्यक्ति को दिए जाए जिसके नाम पर जो है, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके घर में जो मेल मेंबर है उसको जो है सर्व करवा दिए जाए। बट उसके घर में किसी भी मेल मेंबर को जो है सर्व नहीं कराए गए, अपितु उसके घर में सिर्फ एक ही फीमेल मेंबर जो है उसको जो है सर्व कराए गए, ऐसा प्रतीत होता है। ये उसका आर्गूमेंट था। और अगर ऐसा प्रिज्यूम कर भी लिया जाए तो समन जो है सर्व हुए उसकी भाभी को, जिस कारण पिटिशनर जो है अपीयर नहीं हो पाया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने समन्स को सर्व मानते हुए और प्रिजम्पशंस लेते हुए बेलेबल वारंट जो है जारी करें, और कोर्ट को जो है बेलेबल वारंट जारी नहीं करने चाहिए थे। कोर्ट ने यहाँ पर सेक्शन 64 CRPC की प्रोसीडिंग्स को और प्रक्रिया को जो है अवॉइड किया है। और कोर्ट की जो ये एक्सरसाइज है ये वायलेशन है 64 CRPC का, विच इज़ इन डेरोगेशन ऑफ सेक्शन 64 CRPC। ये उनका जो है बेसिक कंटेंशन है। उन्होंने ये भी ध्यान जो है कोर्ट का दिलाया
कि जो नेक्स्ट डेट था 24/1/23, उसमें कोर्ट ने स्ट्रेट अवे जो है NBW, जिसको हम कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट जो है जारी कर दिए विदाउट वेरीफाइंग कि उसको बेलेबल सर्व हुए या नहीं हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कोर्ट ने NBW के साथ साथ जो कंसर्न प्रोक्लेमेशन था सेक्शन 82 CRPC का, उसको भी जो है प्रोसेस कर दिया विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट कि जो कंसेंट एप्लीकांट है उसे बेलेबल वारंट या समन्स की जानकारी है या नहीं है। यहाँ पर जो कंसर्न एप्लीकांट था उसने रिलायंस प्लेस किया ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम है इंदर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। जजमेंट है 2007 का, जिसका साइटेशन है 2007 AIR SCW पेज 6679, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक किया है कि अगर ऐसी एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज से ट्रायल कोर्ट को बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इफ़ द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन और अक्यूज पर्सन इज रिक्वायर्ड बिफोर द कंसर्न कोर्ट, कि किसी व्यक्ति की प्रेजेंस जो है रिक्वायर्ड है, समन्स जो है उसको इशू किए जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदर मोहन गोस्वामी के मामले में यह स्पष्ट किया कि इफ़ द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बिफोर द कंसर्न कोर्ट, ये तो क्लियर हो गया आपको, किसी व्यक्ति या किसी अक्यूज की प्रेजेंस जो है रिक्वायर्ड है, ही शुड हैव बीन फर्स्ट इशूड समन, तो वहाँ पर कोर्ट को समन्स जो है जारी करने पड़ेंगे पहले इंस्टांस में। कोर्ट शुड रिमेन केयरफुल ऑन द एस्पेक्ट दैट इफ द पर्सन कंसर्न हैज़ नॉट अपीयर, कोर्ट को इस बात पे जोर देना होगा कि वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता है बिफोर द कोर्ट कंसर्न ऑन द समन्स व्हेन सच समन्स हैज़ नॉट बीन सर्व्ड अपॉन हिम, और अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो रहा और उसको समन्स सर्व नहीं हो रहे, हाउएवर अपॉन हिज फैमिली मेंबर अगेन समन शुड हैव बीन इशूड, और उसके घरवालों को जो है सर्व हो चुके हैं, इसके बावजूद भी कोर्ट को दोबारा जो है समन जारी करना है। अगर लर्नेड ट्रायल कोर्ट कन्विंस्ड है कि सर्विस होने के बाद भी वो नहीं आ रहा है, डेलिबरेटली कोर्ट को अवॉइड कर रहा है, तो वहाँ पर बेलेबल जो है जारी करने चाहिए। बट बिफोर इशूइंग NBW जारी करने से पहले कोर्ट को ये केयरफुल होना पड़ेगा कि बेलेबल जो है उसको सर्व हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि NBW जारी करना कंसर्न जो अक्यूज्ड है उसके फंडामेंटल राइट्स को और उसकी लिबर्टी को जो है अफेक्ट करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में जो है कुछ सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व किया जिसकी स्ट्रिक्टली जो है कंप्लाइंस की जानी चाहिए। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि द इशुएंस ऑफ नॉन बेलेबल वारंट इन्वॉल्व इंटरफेरेंस विद द पर्सनल लिबर्टी। अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट मीन्स deprivation of the most precious right of an individual. Therefore, the court should be extremely careful before issuing non-bailable warrant. कि कोर्ट जब भी NBW इशू कर रही है तो कोर्ट बड़ी ही केयरफुली इसमें वर्कआउट करे। अगर वारंट बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, इनको इशू नहीं करना चाहिए जब तक कोर्ट के सामने एक प्रॉपर फैक्ट्स ना हो या कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ना हो। कोर्ट को जल्दबाजी में ये इशू नहीं करने चाहिए, अदरवाइज इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस जो है किसी ह्यूमन बींग को जो है फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये है एप्लीकांट का कि इफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्रेजेंट केस आर टेस्टेड ऑन द टचस्टोन ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, इम्प्यून ऑर्डर जो है जिसमें कोर्ट ने NBW और प्रोक्लेमेशन जो है जारी करा है, ये लाइबल टू बी सेट असाइड है। और उनका ये भी निवेदन कोर्ट से है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कोर्ट का विनोद कुमार सिंह @ विनोद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जहाँ पर कोऑर्डिनेट बेंच ने यह डायरेक्ट किया है कि बिफोर इशूइंग द प्रोक्लेमेशन there must be application supported with an affidavit of the prosecution to show and to convince the court that despite of all the efforts कि उसको समन्स भी जारी कर दिए, उसको बेलेबल भी कर दिए, NBW भी कर दिए, वो अपीयर ही नहीं हो रहा है और वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड कर रहा है, तभी जाके प्रोसेस जो है जारी होगा धारा 82 CRPC का। इन द रूटीन मैनर ये प्रोक्लेमेशन जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसा करना अक्यूज के जो फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 में इंस्ट्राइंड है, उनसे खिलवाड़ करने की स्थिति है। तो इस प्रकार एप्लीकेंट का ये कहना है कि जो इम्प्यून ऑर्डर्स हैं ये इलीगल हैं और इनको सेट असाइड जो है किया जाए, और उसने एक एफिडेविट कोर्ट में दिया कि अगर कोर्ट डायरेक्शन देती है तो हम नेक्स्ट डेट को जो है अपीयर हो जाएंगे, हम कहीं भी जो है भाग नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो CBI थी या जो उसके काउंसिल थे उसने इस चीज़ का अप्रोच किया और उनका कहना था कि अक्यूज जो है एब्सकॉन्ड हो रहा है, लगातार भाग रहा है और हमने जो प्रोसीडिंग्स अपनाई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा वो बिल्कुल ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कोर्ट ने अपना क्या एक्टिव रोल प्ले किया। कोर्ट ने यहाँ पर क्वेरी करी कि 64 CRPC की पालना हुई है या नहीं हुई है, समन सर्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जिस पर जो कंसर्न अपोजिट पार्टी उसने फेयरली एडमिट करा कि समन जो है सर्व नहीं हुए ऑन एनी मेल फैमिली मेंबर ऑफ द एप्लीकेंट। On being further confirmed as whether the present applicant was informed the dates fixed in the court and subsequent date at 2023 has been fixed and on 24/1/2023 MW issued against him, Mr. Singh again stated that there is no specific instruction to the effect that whether the earlier dates or order have been intimated to the applicant or not। सबसे इम्पोर्टेंट ये आर्ग्यूमेंट था कि जो सब्सिक्वेंट डेट्स थी कोर्ट में उससे पहले जो है NBW जारी कर दी है, तो कुल मिला के डेट्स की नॉलेज एप्लीकेंट को थी या नहीं थी, इस बारे में भी उन्होंने फेयरली एडमिट करा कि ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शन या ऐसी कोई भी स्थिति फाइल पे नहीं है कि उसको नॉलेज है या नहीं है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपनी एप्लीकेशन को जो है सपोर्ट करें विद द एफिडेविट
बिफोर द ट्रायल कोर्ट। फिर उनसे क्वेरी की गई कि जो अर्जी थी क्या उसको प्रोसिक्यूशन ने सपोर्ट किया विद एनी एफिडेविट, तो उनका आंसर था नहीं, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करा। तो कोर्ट ने तथ्य परिस्थिति को देखते हुए, रिकॉर्ड को देखते हुए ये व्यू बनाया कि अपीयरेंस जो है किसी व्यक्ति की वो रिक्वायर्ड है, तो कोर्ट सम्मन जारी करेगा। सम्मन के बाद भी वो नहीं आता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ 64 ऑफ CRPC, तो वहाँ पर कोर्ट बेलेबल वारंट जो है जारी करेगा। और बेलेबल के बाद भी वो नहीं आता है और बेलेबल वारंट उसको सर्व हो गया है, उसको प्रोसीडिंग की नॉलेज है, वो नहीं आता है, तो कोर्ट जो है NBW इशू करेगा। बट इन द रूटीन मैनर NBW जो है कोर्ट को इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की लिबर्टी से खिलवाड़ है और आर्टिकल 21 का जो है उल्लंघन है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब भी ट्रायल कोर्ट जो है इस तरह के प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, दे मस्ट बी वेरी मच केयरफुल एंड दे मस्ट अडॉप्ट द प्रिकॉशन, कि ऐसे ऑर्डर करने से हम किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से खिलवाड़ ना कर दें। तो कोर्ट को देखना चाहिए कि सारे प्रयास उन्होंने कर लिए और समन्स तक सर्व हो गए, वारंट तक सर्व हो गए, तब भी वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अवॉइड कर रहा है। तब जाकर एक पिटिशन रिकॉर्ड पर आए, वो सपोर्टेड बाय एफिडेविट हो और कोर्ट को संतुष्ट कर सके, तब इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है अमल में लानी चाहिए, अदरवाइज अमल में नहीं लानी चाहिए। इस केस में क्या हुआ कि सम्मन जो है सर्व नहीं हुए। इसके अलावा जो केस की बेसिक नॉलेज थी वो अक्यूज को थी या नहीं थी, ऐसा भी कोई फैक्ट यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखते हुए जो इम्पिन ऑर्डर्स थे उनको सेटिस्फाइड किया और ये स्पष्ट किया कि नेक्स्ट डेट पे जो है कंसर्न एप्लीकेंट या अक्यूज कोर्ट में अपीयर हो जाए और कोर्ट जो है उसके बाद जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स हैं एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ CRPC उसको जो है अमल में लाए। मिला के हमने एक बात समझी कि धारा 82 और 83 की CRPC की जो रेमेडीज़ थी उसको किस तरह से मोशन में लेके आना है और किस तरह से वर्कआउट करना है। तो जब भी आपको सम्मन सर्व नहीं हो या बिल वारंट सर्व नहीं हो, आपको केस की नॉलेज नहीं है या आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्व नहीं हुआ है, तो इन प्लीज़ की लाइट में आप कोर्ट में जाके आर्गूमेंट कर सकते हैं और अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। हमें घबराने का नहीं है, अगर आप घबराएंगे तो तकलीफ आपको आएगी। यहाँ पर जो अक्यूज को अपीयर हुआ होगा उसकी बात नहीं सुनी होगी, फिर वो हाईकोर्ट गया तो उसकी बात सुनी गई, अगर हाईकोर्ट बात नहीं सुनता तो वो आगे जाता। कुल मिला के हिम्मत नहीं आना भाई, देखो काम तो करना ही होगा और अपने को ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है, अपने केस से फोकस भी करना है और अच्छा अपने को वर्कआउट करना है। और जितना अपन अच्छा आर्गूमेंट करेंगे, जितने अपन लॉ पॉइंट्स को रखेंगे, उतना अपने को फ़ायदा मिलना है। तो मेरा जोर भी ये रहता है कि जब भी कोई पिटिशन ड्राफ्ट की जा रही है तो सपोर्ट बाय आर्गूमेंट्स हो और आर्गूमेंट भी लीगल होना चाहिए, इट शुड बी लॉजिकल। अगर लॉजिकल है, लीगल आर्गूमेंट है तो उसकी स्क्रूटनी भी जो है कोर्ट करता है और रेमेडीज़ मिलती है। देखो हर इंसान खराब नहीं है, बट अगर अपन प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ जो है अपने को खराब दिखेगा। तो आप प्रयास करते रहें, ईश्वर से अच्छी मनोकामना करें और आप ये प्रार्थना करें कि जो आर्गूमेंट मेरे केस में जो है किया जा रहा है वो अच्छे से अच्छा हो और जो आर्गूमेंट सुना जा रहा है वो अच्छे से जो है सुना जाए और अच्छे से अच्छा जो है इसमें इंटरप्रिटेशंस किया जाए। तो आप तो बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि अच्छे से अच्छा अपन आर्गूमेंट कर सकें और जो आर्गूमेंट को सुन रहा है वो प्रॉपर जो है माइंड अप्लाई करते हुए इस पर जो है वर्कआउट करे, तो अपने को जो है रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और अपन अच्छा वर्कआउट जो है कर पाएंगे। तो घबराने का अपन कहीं भी नहीं है, देखो अपन को वर्कआउट करना पड़ेगा, अपन निकलेंगे। केस अपने अच्छे होते हैं बट आर्ग्यू कई बार प्रॉपर नहीं हो पाते हैं या कई बार ट्रायल कोर्ट जज समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे भी हिम्मत नहीं आ रही, आगे बढ़ा और जो है सफल भी हुआ। तो अपने को प्रयास करने अपन जो है सफल भी हो जाएंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।